अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, न्यूज़ हैं, वो शेयर करूंगा। साथ मेरा तजिया भी। स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो बीटीसी की प्राइस सच आपके साथ शेयर करने वाला कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीटीसी की प्राइस अपनी 200 डेज़ की जो मूविंग एवरेज लाइन है और 200 की जो वीक की मूविंग एवरेज लाइन है उससे नीचे ट्रेड हो रही है। और इसी को बेस बना के कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि बीटीसी की प्राइस जो है वो नीचे क्रैश करेगी और कुछ चाहते हैं कि ये बीटीसी की प्राइस 15,000 तक जा सकती है। बल्कि ब्लूमबर्ग के एक एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही है जो कि बीटीसी की प्राइस को 10,000 तक जाते हुए देख सकते हैं। बहरहाल मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। बल्कि इस हवाले से पिछले चंद दिनों से पेंटेरा कैपिटल की एक रिपोर्ट शेयर की जा रही है। क्रिप्टो मार्केट के हवाले से उन्होंने एक लंबी रिपोर्ट जारी की है। लेकिन इंटरेस्टिंग जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है नेक्स्ट बीटीसी की हाल्विंग को जो उन्होंने डिस्कस किया है। मुख्तलिफ जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन है इस रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, वो कहते हैं जी कि ऑलमोस्ट अगले साल 20 अप्रैल 2024 को बीटीसी की हाल्विंग होगी। रिवार्ड जो है वो 6.25 पर बीटीसी, जो कि हर 10 मिनट बाद रिवॉर्ड मिलता है बीटीसी के जो माइनर्स हैं उनको, वो कम हो जाएगा 3.125। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ यह गया, वो कहते हैं जी कि अगर डिमांड बीटीसी की यहीं पर भी रहती है, मतलब डिमांड बीटीसी की नहीं बढ़ती है, तो सप्लाई में हाफ कट होने की वजह से न्यू सप्लाई जब कट हो जाएगी तो उससे प्राइस जो है वो पंप करेगी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कि साबका हम रिकॉर्ड देखें तो उसमें बीटीसी की प्राइस जो है वो लाजमी पंप करती है। अच्छा, हिस्टोरिकली देखा जाए, इन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि हिस्टोरिकली देखा जाए तो बीटीसी की हाल्विंग से तकरीबन 477 दिन पहले बीटीसी जो है मतलब वो अपना बॉटम देख चुका होता है। और ये बॉटम इनकी ओपिनियन के मुताबिक पिछले साल 30 दिसंबर 2022 को बीटीसी की प्राइस ने अपना बॉटम देख लिया है। अब बीटीसी की प्राइस अपने बॉटम की बजाय वहाँ से पंप होके इनकी ओपिनियन के मुताबिक बीटीसी की प्राइस 35,448 तक जा सकती है एट मिनिमम, एज पर द प्रीवियस साइकिल्स। अगर मार्केट प्रीवियस साइकिल्स को रिस्पेक्ट करती है तो इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक सन 2023 में बीटीसी की प्राइस 35,000 समथिंग हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये अगस्त का और सितंबर का महीना जो है ये मार्केट के लिए हिस्टोरिकली थोड़ा बैरिश रहता है। तो अब ये सितंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है चंद एक दो दिनों के अंदर। फिर उसके बाद देखते हैं मार्केट कितना नीचे जाती है। क्या बिटकॉइन की प्राइस अपनी ये जो रियलाइज प्राइस वाली वैल्यू है 20,000 समथिंग, इसको होल्ड कर पाती है? यानी अगर होल्ड कर पाती है तो फिर बीटीसी की प्राइस 20,000 से फिर ऊपर दोबारा जाएगी। और अगले जो माह हैं फिर अक्टूबर नवंबर वो हिस्टोरिकली अच्छे क्रिप्टो मार्केट के लिए होते हैं। फिर आगे जो 3 माह है उसमें देखते हैं कि लास्ट क्वार्टर में बीटीसी की प्राइस जो है क्या वो 35,000 तक, जैसे कि पेंटेरा के जो एनालिस्ट हैं उनकी ओपिनियन के मुताबिक वहाँ तक जाती है या कि 35,000 से ऊपर जाती है। लेट्स सी, जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। इंटरेस्टिंग डाटा जो इन्होंने कहा जी कि बीटीसी की प्राइस ने लास्ट ईयर नवंबर में जो एफटीएक्स का क्रैश हुआ उसके बाद बीटीसी ने उस वक्त अपना बॉटम देख लिया। अब बीटीसी की प्राइस जो है या साइडवेज मूव होगी या यहाँ से ऊपर जो है 35,000 की रेंज। और उसके बाद ये बात याद रखिएगा, वो कहते हैं जिस वक्त हाल्विंग हो जाएगी, हाल्विंग से फिर अगले 480 दिन बीटीसी की प्राइस मुसलसल पंप करेगी। और इनके असेसमेंट के मुताबिक बीटीसी की प्राइस अगले 400 दिनों यानी यूँ समझ लें कि तकरीबन सवा साल, हाल्विंग के बाद सवा साल बीटीसी की प्राइस पंप करेगी। और इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक एट लोएस्ट जो है वो $1,47,843 बीटीसी की प्राइस जो है वो जा सकती है। ये चूँकि कैलकुलेटेड प्राइस ये यहाँ पे बता रहे हैं, इस वजह से ये आपको नहीं बता रहे कि $1,50,000, ये तो तुक्के होते हैं ना। एक बीटीसी की प्राइस $2,00,000 होगी, बीटीसी की प्राइस $1,50,000 होगी, जबकि यहाँ पे कैलकुलेटेड आपको प्राइसेस बता रहे हैं $1,47,843। और ये जो इस साल के एंड में $35,448 की ये प्राइसेस हैं इनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक। अच्छा, मार्केट में कल मैंने आपको बीटीसी की हैश रेट के हवाले से अपडेट किया था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने स्टडी किया। ट्विटर पे एक बंदे ने शेयर किया, वो कहता है जी कि अगर हम साबका हैश रेट को देखें तो जो पीछे बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर था, यहाँ पे अगर आप देखें लास्ट ईयर नवंबर के महीने में तो $69,000 को भी टच किया था। उस वक्त बीटीसी का हैश रेट कितना नीचे था। और आज जब बीटीसी की प्राइस अपने लोएस्ट प्राइस के पास है, बॉटम के बिल्कुल पास है, वहाँ पे हैश रेट अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है। अब इस न्यूज़ को
आप बिल्कुल सेपरेट नहीं देख सकते। इसको आपने ये देखना कि हैश की रेट क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जो कल मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि ऑलरेडी बिटकॉइन माइनिंग के पीछे जा चुकी हैं। एल सल्वाडोर के हवाले से तो ऑलरेडी आपको पता है, यूएई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नेपाल, उज़्बेकिस्तान, रशिया, ये वो कंट्रीज़ हैं। इवन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ईरान भी शायद स्टेट लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ माइनिंग का कर रहा है। तो ये जो हैश रेट वॉर है, आहिस्ता 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 ये पक रही है। आइंदा चंद महीनों सालों के अंदर अंदर मालूम होगा कि हर कंट्री जो है बीटीसी को माइन करने की कोशिश कर रहा है, ताकि बीटीसी मार्केट में एक्सपेंसिव ख़रीदने की बजाय क्यों ना बीटीसी को अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम सस्ते में मार्केट से बीटीसी क्रिएट करें, खुद माइन करें। अब वो वक्त आएगा जिस वक्त बीटीसी की प्राइस जो है हैश रेट तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो उस हैश रेट में हर कंट्री जो है अपनी अपनी जगह पे बीटीसी को माइन करके कलेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो उस ख़ास सिचुएशन को जो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हैं हैश वॉर बोलते हैं। ठीक है, वो देर सवेर ये वक्त आना ज़रूर है। अच्छा, मैंने अपना जो मेरा क्रिप्टो 101 चैनल है उस पर मैंने एक नई वीडियो अपलोड की है। इससे पहले मैंने कॉर्नफ्लेक्स की लैपटॉप और कंप्यूटर पे माइनिंग के हवाले से वीडियो अपलोड की थी। उसमें यह है कि कॉर्नफ्लेक्स की जो माइनिंग है वो आप जीपीयू के ऊपर कर सकते हैं, यानी अगर आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड है तो आपको कॉर्नफ्लेक्स की माइनिंग का बेनिफिट है। लेकिन जिनके पास ग्राफिक कार्ड वगैरह नहीं है, जिनके पास एक आम सा कंप्यूटर है, क्या वो अपने कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है या सीपीयू है उससे माइनिंग कर सकते हैं? तो उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। मोनेरो मार्केट का एक प्राइवेसी कॉइन है। अगर आपने इसकी माइनिंग करनी है अपने कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप ये वीडियो वॉच करके अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे ये वीडियो अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे आप माइनिंग कर सकते हैं। अब आते हैं मार्केट की जो पिछले 24 घंटे की बड़ी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ जो कि उसका NFT मार्केट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट है। SEC ने एक NFT क्रिएटर है इम्पैक्ट थ्योरी, उन्होंने कोई $30 मिलियन की फ़ंड रेजिंग की थी इन्वेस्टर से, उनको फ़ाइन किया है। इनकी आपस में सेटलमेंट हुई है, साथ इन्होंने उनके बिज़नेस को क्लोज़ करने की ऑर्डर भी कर दिए हैं। तो एक तो सेटलमेंट भी हो गया है, मेरे ख्याल $5 मिलियन का वो फ़ाइन पे करेंगे और साथ अपनी जो सर्विसेज हैं NFT की वो उसको क्लोज़ कर देंगे। बहरहाल वो अभी भी इतना नुकसान होने के बावजूद वो बड़े पुरुमीद हैं कि हमारा जो काम है वो चलता रहेगा और अमेरिका में जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, ये अमेरिका से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन ये इसका ताल्लुक़ सिर्फ इम्पैक्ट थ्योरी LLC के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक़ ये यूँ समझ लें कि SEC का किसी भी NFT प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी डिक्लेयर करके उसको फ़ाइन करना, ये उसका फर्स्ट स्टेप है। क्या ये दीगर जो NFT प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी इसी तरह फ़ाइन करेंगे? और अगर ऐसे करेंगे तो NFT मार्केट तो ऑलरेडी मोर देन 90% क्रैश हो चुकी है, तो अब इसमें बाकी जान क्या रह जाएगी? आज CDFI का जो प्रोजेक्ट है NFT का, वैनगार्ड, सीड वर्ल्ड वैनगार्ड, उनकी भी आज मिंटिंग है। गो कि इन्होंने मिंटिंग प्राइस मार्केट में फ़िलहाल जो सिचुएशन चली है बेयर मार्केट, उसमें मिंटिंग प्राइस इन्होंने बड़ी माकूल रखी है 0.04 इथीरियम। तो इसमें वैनगार्ड में कंपटीशन, इनके जो टोटल NFTs हैं वो 8,888 NFT होंगे। इसमें मैं वाइल्ड लिस्ट हूँ। रात को पाकिस्तानी टाइम आज 29 अगस्त है, 29 अगस्त रात 8 बजे पहला फेज़ स्टार्ट होना है, फिर उसके बाद 9 बजे, एक घंटे बाद, फिर उसके बाद 10 बजे ये जो गारंटीड वाइट लिस्टेड हैं उनको मिलेगा। फिर उसके बाद अगला फेज़ 11 बजे स्टार्ट होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला फ़ेज़ 1, वो 1 घंटा चलेगा। उसमें अगर NFT ख़त्म ना हुए तो फिर अगला फेज़ आ जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। अगर वो भी नहीं होगा फिर उसके बाद पब्लिक मिंटिंग की तरफ जाएगी, जो कि तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगले दिन यानी 30 अगस्त की डेट में 1-2 बजे के करीब ये मिंटिंग होगी। तो अगर आपने ये मिंट करने हैं सीड वर्ल्ड के वैनगार्ड तो आप ये NFT मिंट कर सकते हैं। प्राइस इन्होंने बड़ी माकूल रखी हुई है। तो उस वक्त अगर आप पब्लिक मिंट पे जाते हैं तो एक वॉलेट मैक्सिमम 3 जो है NFTs मिंट कर सकते हैं। अच्छा, एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है कि इन्होंने जो गारंटीड वाइल्ड लिस्ट भी किया है उसमें भी पर वॉलेट को फेज़ वाइज एक NFT मिंट करने की इजाज़त दी है। इसका मतलब ये है कि NFT की जो इनकी मिंटिंग है वो वेल्स के हाथ में जाने की बजाय बड़ी डिसेंट्रलाइज होगी, बड़ा यूँ समझ लें कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेट्स में होंगी, जिससे मेरी नज़र में ये किसी भी NFT प्रोजेक्ट के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है उसके फ्यूचर के लिए।
अगली मार्केट की, अच्छा ये मत भूलिएगा, जो एनएफटी के हवाले से मैंने एसईसी की न्यूज़ आपके साथ शेयर किया है, ये भी देखना बाकी है कि क्या उस न्यूज़ के बाद क्या ये कलेक्शन सारी सेल भी होती है या नहीं, ये भी देखने वाली होगी। मैं शायद आपको इस हवाले से कल भी अपडेट करूँगा। अगली मार्केट की बड़ी न्यूज़, जेनेसिस ब्लॉक को डीसीजी ग्रुप ने जो तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा का जो कर्ज़ा था वो वापस करने की अनाउंसमेंट की है। और जेनेसिस ने कहा है कि अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनमें से कुछ ऐसे क्रेडिटर्स जो कि मेरा ख्याल है जिनको इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, उनको ये 90% फंड जो है वो वापस करेंगे। ये मार्केट के लिए मुझे मेरी सेंस के मुताबिक ये एक बुलिश न्यूज़ है, क्योंकि अगर मार्केट में दोबारा इस तरह, इससे मार्केट में दोबारा एतमाद बहाल होगा, दोबारा कॉन्फिडेंस आएगा। इन्वेस्टर जो है, चूँकि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये जितने जेनेसिस के डसे हुए हैं ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, तो इस तरह अगर मार्केट में रिकवरी होती है तो ये मार्केट के लिए बुलिश न्यूज़ है। अगली पिछले 24 घंटे की जो बड़ी न्यूज़ है वो हांगकांग में बाकायदा फॉर द फर्स्ट टाइम एक रिटेल क्रिप्टो एक्सचेंज हैश की ना, उसने बाकायदा आज से, बल्कि कल से 28 अगस्त से बाकायदा उसने अपने ऑपरेशंस का आगाज़ कर दिया है। और अब देखते हैं कि हांगकांग से जो मार्केट में सरमायाकारी होनी थी रिटेल्स की, क्या वो मार्केट में जो क्रिप्टो करेंसीज़ की प्राइसेस है उसमें कुछ उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि नहीं, क्या मार्केट में मज़ीद कैपिटल आता है या नहीं। ठीक है, ये देखने वाली चीज़ है। लेट्स सी आइंदा चंद दिनों में क्या अपडेट्स होती हैं इस हवाले से। संदीप नीलवाल जो पॉलीगॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया अपना जो इन्होंने मैटिक टोकन को पोल टोकन में कन्वर्ट करना है, उसके हवाले से सारा अपडेट किया कि हमारा जो पोल टोकन है वो ना सिर्फ जो करंट पॉलीगॉन चेन है बल्कि इनके इकोसिस्टम की जितनी चेन्स है उन सब को ये टोकन जो है वो जोड़ेगा। अभी सवाल ये है कि क्या, जो मैंने अभी तक मुझे मालूम नहीं हुआ कि क्या ये जो पोल टोकन है मैटिक टोकन को रिप्लेस करेगा या कि मैटिक टोकन के साथ साथ ये पोल टोकन जो है वो नया जो है वो एक टोकन लॉन्च होगा। मोस्ट प्रॉबली मेरे अंदाजे के मुताबिक ये मैटिक टोकन को रिप्लेस करेंगे पोल टोकन के साथ। तो अगर आपका इस तरह का है, एक साइड पे ये है, लेकिन पॉलीमैटिक के अगर आप मैटिक के चार्ट पे जाके देखें, वीकली चार्ट पे एक मुझे बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर नीचे अगर आप RSI की वैल्यू को देखें तो आपको ऐसे लग रहा है कि RSI में जो इन्वेस्टर्स हैं वो दोबारा बुलिश हो रहे हैं, जबकि प्राइस की तरफ अगर आप देखें तो प्राइस आपको क्रैश करती हुई नज़र आ रही है। इस बुलिश डाइवर्जेंस के बाद मार्केट जो है, गो के प्राइस आपको डाउन जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस इंडिकेटर के सिग्नल की वजह से ऐसे लगता है कि प्राइस यहाँ से पंप करेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, बुलिश होने से पहले ये ज़रूर आपने देखना है कि अभी तक मैटिक की प्राइस ने अपनी ये नीचे वाली सपोर्ट को दोबारा टच नहीं किया। मुझे लग रहा है कि अगर प्राइस मार्केट मज़ीद बारिश होती है तो मैटिक की प्राइस यहाँ से क्रैश कर सकती है, और क्रैश करती है तो मैटिक की प्राइस की जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो तकरीबन 38 सेंट से लेके 40 सेंट की प्राइस जो है वो हो सकती है। तो इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। मैटिक जो है मार्केट का एक अच्छा प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए। अगर आपने मार्केट में ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी को डाइवर्सिफाई करना है तो आप मैटिक को चूज़ कर सकते हैं इस हवाले से। अच्छा जी, ब्रैड गार्लिंगहाउस जो कि CEO हैं रिपल के, उन्होंने ट्विटर पे बड़ी इंटरेस्टिंग एक ट्वीट की है। इन्होंने कहा जी कि एज़ प्रॉमिस, जैसे कि वादा किया था, अब जो हमारी जो फतह हुई है उसकी पार्टी करने का बाकायदा वक्त आ चुका है। और इन्होंने इस अगले माह की 29 तारीख को न्यूयॉर्क शहर में सेलिब्रेशन की अनाउंसमेंट किया। अब मेरी समझ से ये बाहर है, जबकि इनका जो केसेस है SEC के साथ जो फटा है वो तो कहीं भी सेटल नहीं हुआ। क्या ये एक तरह का सिग्नल है कि 29 सितंबर से पहले ये जो भी इनके केस वगैरह चल रहे हैं अदालत में वो सेटल हो जाएंगे, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सन 2020 का फ़ैसला सन 2023 में जाके होता है। मेरा ख्याल है 12 के 13 जुलाई को ये फ़ैसला आया था, तो पहले 2-3 साल लेट हुआ है। तो बाकी ये अपीलों का चक्कर जो इतनी जल्दी हो जाएगा, मेरी समझ से बाहर है। अगर आप इस हवाले से मुझे कोई अपडेट करना चाहें मेरी कम्युनिटी को, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा जी, DYDX की माइग्रेशन फाइनली होने, उसकी प्रपोज़ल उन्होंने पेश कर दी है। अगर आप DYDX के इन्वेस्टर हैं, आपके वॉलेट में DYDX के टोकन हैं, तो आप भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करके वोट कास्ट कर सकते हैं। अगर आप वोट कास्ट करते हैं, जो कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 100% वोट जो है इस प्रपोज़ल के हक़ में है। इस प्रपोज़ल से क्या होगा कि जो टोकन इथीरियम की चेन से ये निकाल के अपनी जो चेन है उसमें ये माइग्रेट करेंगे, तो उससे DYDX
जो है इथेरियम की लेयर 2 चेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और इससे मुझे ऐसे लग रहा है कि इसकी प्राइस पे लाजमी कोई ना कोई रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, मार्केट इसकी पंप होनी चाहिए। अच्छा जी, अब मार्केट की कुछ इक्का दुक्का न्यूज़ है, उसको शेयर करके आज की वीडियो को एंड करूँगा। बाइनांस के ऊपर प्रेशर है। बाइनांस ने कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बाइनांस जो रशिया है वहाँ पे अपनी P2P सर्विस को उन्होंने बंद कर दिया था। आज खबरें हैं कि शायद वो मुकम्मल तौर पे रशिया से एग्ज़िट होना चाहता है। और आज खबर है कि बाइनांस ने जो वेनेजुएला का बैंक है, जो वन ऑफ द टॉप वेनेजुएलियन बैंक, उसको भी अपने P2P पेमेंट सर्विस से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि USA की कुछ एजेंसीज़ हैं, कुछ उनके इदारे हैं, उन्होंने कहा जी कि इस बैंक के साथ डील करने की उन्होंने मना किया हुआ है, तो रिस्ट्रिक्शंस है। तो US और दीगर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जहाँ जहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, बाइनांस उसको फॉलो कर रहा है इस काविश में कि बाइनांस जो है वो एज़ पर द लॉ जो है वो ऑपरेट करे। अगर ऑपरेट करेगा तो ही उसका बिज़नेस जो है वो चलेगा। अच्छा जी, अर्जेंटीना के हवाले से खबर है। चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वहाँ पे एक प्रो बिटकॉइन जो प्रेसिडेंट है वो उनके आने के चांसेस बढ़ गए हैं, जो कि मेरा ख्याल है अक्टूबर के महीने में शायद वो ऐन मुमकिन है कि वो प्रेसिडेंट हाउस में आ जाएंगे। उस हवाले से खबरें हैं कि अर्जेंटीना में एल सल्वाडोर से ज़्यादा बिटकॉइन की अडॉप्शन हो रही है। अर्जेंटीना के हालात भी जो मुआशी हालात हैं पाकिस्तान से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जैसे पाकिस्तान में रुपए की कदर हर वक्त के साथ गिरती जा रही है, वेनेजुएला भी इन्हीं हालात से गुजरा है। तो वहाँ पे बिटकॉइन ना सिर्फ वहाँ के शहरियों का सहारा है, बल्कि अब वहाँ पे जो बिटकॉइन सपोर्टर हैं पॉलिटिशियंस, उनको अवाम जो है वो इलेक्ट कर रही है। मुल्क के हालात भी वैसे ही हैं, और यहाँ पर भी जो अवाम है अपने पैसे को सिक्योर, जो इस हवाले से अवेयर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो अपने पैसे को महफूज करने के लिए क्रिप्टो मार्केट को अपना सहारा समझ रही है। और इसके अलावा और भी ज़ाहिरी बात है, गोल्ड है या और ज़राएँ। तो क्या यहाँ पे वकार ज़कात जैसे पॉलिटिशियंस का कोई पोटेंशियल है? आप में से बहुत से लोग वकार ज़कात को हेट भी करते हैं, आप में से बहुत से लोग वकार ज़कात को लाइक भी करते हैं। लेकिन आप इस हवाले से अपनी ओपिनियन का इज़हार करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर वकार ज़कात नहीं, तो आपकी नज़र में और कौन सा ऐसा प्रो बिटकॉइन है जिसको पॉलिटिक्स में आके, जिसको बिटकॉइन को यूज़ करते हुए आप लोगों को फ्रीडम देनी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाना चाहिए, और ये जो रियासती जबर है इसको ख़त्म करके इंडिविजुअल सिटीज़न फ्रीडम को जो है उसको गारंटी करना चाहिए। तो कौन से बंदे को आप चाहते हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट का हिस्सा है और वो पॉलिटिक्स में आए और आप उसको सपोर्ट करें? ठीक है, अपनी ओपिनियन का इज़हार कीजिएगा।